हेलो क्लास। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 से 3 पार्ट्स पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, आज वाले टॉपिक पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिड रिएक्टिव एलिमेंट। हमने इससे पहले वाली वीडियो में, पहले वाली क्लास में हमने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्राप्त करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने इसके बारे में किसके बारे में पढ़ा था? हमने इसमें पहला मरकरी के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने सिनेबार में से ऑब्टेन करा था। इसके बाद हमने कॉपर को कॉपर सल्फाइड में से फॉर्म किया था। इसके साथ में हमने एक चेन पढ़ी जो काफी इंपॉर्टेंट थी कि कभी भी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो पहले वो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में? जब उनको हीट किया जाता है सल्फाइड फॉर्म से वो आते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, और हीट किया जाता है तो वो मेटल फॉर्म में आते हैं, और हीट किया जाता है तो वो मेटल प्योर फॉर्म में आते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक, इस पूरे के बारे में, मरकरी के बारे में पूरी रिएक्शन पढ़ी थी, हमने कॉपर के बारे में रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम मिड रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ बढ़ने वाले, मिड रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आगे अब मिड रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अच्छा, metal are easier to obtain from oxide or thus sulfide and carbonate or are converted into oxide। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। यहाँ से आपके केस में क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल जो होता है ना, मेटल आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्म, यानी मेटल को ना ऑक्साइड फॉर्म से प्राप्त करना इजी होता है। मेटल को ऑक्साइड फॉर्म से प्राप्त करना इजी होता है। इस बात का ध्यान रखना। हमने देखा था पिछले उसमें कि भाई क्या होता है, जैसे ही ऑक्साइड फॉर्म आती थी, हमने देखा था भाई सल्फाइड फॉर्म को गर्म करते तो ऑक्साइड फॉर्म आती थी। जैसे ही ऑक्साइड फॉर्म को गर्म करते मेटल मिल जाता। क्या मिल जाता? मेटल। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को प्राप्त करना काफी इजी होता है। इसीलिए चाहे सल्फाइड फॉर्म हो, चाहे कार्बोनेट फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म हो, कार्बोनेट फॉर्म हो, कोई सी भी फॉर्म हो, उसको पहले ऑक्साइड फॉर्म में बदला जाता है। किसको बदला जाता है भैया? ऑक्साइड फॉर्म में। किससे बदला जाता है? एक सेकेंड भैया, हमने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा। हमने पढ़ा कि मेटल्स को ना ऑक्साइड फॉर्म से प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। मेटल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ऑक्साइड फॉर्म में दिया गया है तो हम बहुत इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए चाहे मेटल सल्फाइड फॉर्म में हो, चाहे कार्बोनेट फॉर्म में हो, हम पहले उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ये आप पीछे देख चुके हो। आपने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में देखा था, पहले हम सल्फाइड फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये केस में आ सकता है कि मेटल को किस फॉर्म में प्राप्त करना इजी होता है, किस फॉर्म में गेट करना मेटल को इजी होता है। तो ऑक्साइड फॉर्म में मेटल को गेट करना इजी होता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। आगे, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग। अब ये देखो, जो हमारे मिड रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मिड रिएक्टिव मेटल्स, भैया इनको ना दो तरीके से निकाला जाता है। मतलब आप कह सकते हो मिड रिएक्टिव एलिमेंट को निकालने के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं। इनको हम बोलते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। पहला होता है रोस्टिंग, ठीक है, पहला प्रोसेस है रोस्टिंग। दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन। इनके बारे में सेम क्वेश्चन आता है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग क्या होता है? हम मेटल को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं। हमारे पास कोई मेटल है, हम उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में या फिर बहुत ज्यादा एयर की अवेलेबिलिटी में हम उसको हीट करते रहते हैं। एयर की अवेलेबिलिटी, इसमें एयर एक्सेस मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। भैया जो भी मेटल है, हम ये देख रहे हैं कि मिड रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे प्राप्त करेंगे। जो भी मेटल है उसको हम एयर की अवेलेबिलिटी में, कूलर चलाते, ठीक है, एयर की अवेलेबिलिटी में, एग्जांपल दिया उसको मैंने, एयर की अवेलेबिलिटी में जब उसको बहुत गर्म किया जाता है, जिसमें एयर बहुत मात्रा में हो, एयर एक्सेस मात्रा में हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ एयर होती है। एक्सेस ऑफ एयर में जब मेटल को हीट किया जाता है तो हमें मेटल मिल जाता है। जो है भैया मिल जाता है। ठीक है। एक प्रोसेस होता है उसमें एक्सेस ऑफ एयर होती है भैया, बस मेटल को हीट करते रहते हैं, हवा नहीं लगने देते उसमें हवा नहीं लगने देते। ऐसा होता है ना, हाइड्रेशन करने के उसमें हवा नहीं लगने देते, ऐसा कुछ एग्जांपल भैया। नेक्स्ट क्या कहते हैं भैया? इसमें एब्सेंस ऑफ एयर होती है। एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एयर में मेटल को हीट किया जाता है, जिससे हमें मेटल प्राप्त होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन।
तो भैया किसी में हम एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं, किसी में एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। एक्सेस ऑफ एयर वाले प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर वाले प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। एक बार दोबारा रीड करते हैं। मोस्ट मेटल और हीटेड स्ट्रांगली, जो मेटल और होते हैं उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग। अब देखो ये इसमें लिखा है जिंक सल्फेट। अब इसमें आपको एग्जांपल रखा है, जिंक सल्फेट को आप जब हीट करोगे, मैं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, जब उसको हीट करोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और आपका सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में, यहाँ पे जो एयर थी वो एक्सेस अवेलेबिलिटी थी। सेकंड में हमने क्या करा, मेटल और स्ट्रांगली हीट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे एयर की सप्लाई काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, आप कह सकते हो एयर एक्सेस होता है, लिमिटेड सप्लाई होती है भैया, लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम। भाई दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में इसमें का फर्क है भाई, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, एयर होती है, इसमें एयर लिमिटेड होती है। ठीक है बच्चे, ठीक है। इसमें आप देखोगे जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो भाई ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं कराएंगे, जो ऑक्सीजन है उसको पहले से है और कोई ऑक्सीजन नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे हमने जिंक कार्बोनेट लिया भाई, जिंक कार्बोनेट, भाई इसको भाई कोई ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करा, से इसको हीट कर दिया, हमने जिंक ऑक्साइड लिया, कोई ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करा, कोई एयर नहीं दिया हमने इसमें, भाई जिंक ऑक्साइड बन गया और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्सेस ऑफ एयर में उसको हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन वो प्रोसेस जिसमें हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करते हैं। बस ये दो प्रोसेस थे भैया, रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ उसको हीट किया जाता है तो हमें अपना मेटल प्राप्त हो जाता है। ओके ओके ओके, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, क्लियर है क्लास, क्लियर है। ओके, बस दोनों के रिएक्शन भी याद रखना भैया, इसमें जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ हीट करा जा रहा है तो उसमें एयर की अवेलेबिलिटी एक्सेस मात्रा में है। इसमें जिंक कार्बोनेट को भैया ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं कराया जा रहा, मतलब इसमें एयर दी ही नहीं जा रही, सीधा उसको गर्म कर दिया, बस उठाया गर्म कर दिया, उठाया गर्म कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है, जैसे हमारी हालत हो गई भैया, यहाँ क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, क्या है भैया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बस हमें गर्म करा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कैल्कुलेशन प्रोसेस हो रहा है। ओके ओके ओके, क्या करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी आपने, आप लोगों ने बोला नहीं, यहाँ पर भी हमें जो मेटल मिला वो ऑक्साइड फॉर्म में मिला, यहाँ पे भी जो मेटल मिला वो हमें ऑक्साइड फॉर्म में मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब मिड रिएक्टिव एलिमेंट में क्या होता है, मिड रिएक्टिव एलिमेंट में पहला स्टेप होता है या तो कैल्सिलेशन का इस्तेमाल करते हैं या तो रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें जो मेटल है ना वो ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, जिससे मेटल है वो किस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म से मेटल प्राप्त करना काफी आसान होता है, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल प्राप्त करना काफी आसान होता है। इसको नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, एक मिनट कैमरे से समान रखो। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे इसको गलत नहीं करनी। अब आगे हमने देखा सबसे पहले मिड रिएक्टिव एलिमेंट, हमने देखा कि भैया जो मिड रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मिड रिएक्टिव एलिमेंट, इसका पहला स्टेप क्या रखा जाता है, पहला स्टेप उसमें या तो रोस्टिंग प्रोसेस से या तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से, कैल्सिनेशन प्रोसेस से मेटल को ना ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त किया जाता है, किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, भाई मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इस ऑक्साइड फॉर्म से हम मेटल प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल। अब इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर को याद करो, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। रिडक्शन का क्या होता है भाई, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का हटना, पता था भाई। ऑक्सीडेशन भी याद कराया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का हटना या तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर देंगे आपको। ठीक है, आगे अब हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन को हटाने के दो तरीके होते हैं, यूजिंग कोक, यूजिंग कोक। भैया कोक क्या होता है बता रहे हैं, कोका कोला वाला कोक नहीं है ये, देखो कोक एज रिडक्शन एजेंट। भैया कोक एक सब्सटेंस होता है जो कि रिडक्शन एजेंट की तरह काम किया जाता है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को हटा दे। इसमें जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं,
इससे इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है भैया। तो मैं किसी भी कोक का इस्तेमाल करते हैं, कोक मतलब रिडक्शन एजेंट का इस्तेमाल करते हैं भैया, किसी रिडक्शन एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिडक्शन एजेंट जो कि ऑक्सीजन को हटा देता है, ये रिडक्शन एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक है। जैसे आपको देखा जिंक ऑक्साइड, भैया जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दिया, जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दिया भैया, इससे क्या हुआ, जिंक हमारा अलग हो गया और कार्बन बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपना फरार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन का रिडक्शन एजेंट का काम कर रहा है ना, कार्बन ने ऑक्सीजन को हटा दिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को हटा दिया। पहले स्टेप भाई अभी मुझे लगा थोड़ा बोरिंग हो रहा है, पूरा बता दूं फिर समझाता हूं क्या है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस भाई, दूसरा है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करके यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही है कि किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को, मैं किसी ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्ट करा देता है, इससे ऑक्सीजन हट जाता है और वो रिएक्टिव बन जाता है। जैसे यहां पे देखा मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम क्या देखते आ रहे हैं, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हटा दिया और एमजीएल आ गया, ऑक्सीजन बेचारा अलग हो गया, ऑक्सीजन बेचारा अलग हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, यहां पे मैग्नीशियम अलग हो गया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट चल जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां पे आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा भैया पूरा का पूरा हमने देखा, ठीक है ना, वो रिएक्शन का मेटलिस्ट, ठीक है। मैं सभी रिएक्शन के बारे में बताऊंगा आपको, पहले एक बार आगे नेक्स्ट में। हां, अब हमने क्या पढ़ा भैया, हमने पढ़ा मिड रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे अलग करना है। भैया मिड रिएक्टिव एलिमेंट को अलग करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है या तो हम रोस्टिंग का इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है मेटल पे, ये डिपेंड करता है मेटल पे। कुछ मेटल्स को एक्सेस ऑफ एयर चाहिए होती है, कुछ मेटल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ चाहिए होती है, डिपेंड करता है मेटल पर। मेटल जैसा है उस तरह से रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। तो भाई रोस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। 2026 में 27 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा यार, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। तो अब रोस्टिंग में क्या होता है, हमने देखा भाई रोस्टिंग में होता है एक्सेस ऑफ एयर, ये इसको होता है एक्सेस ऑफ एयर, एयर की भरपूर मात्रा होती है, इसके साथ हीट करा जाता है, इसके साथ हीट, इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करा जाता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ हीट करा जाता है। अब इन दोनों प्रोसेस से क्या रिजल्ट आता है, इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है, हमें जो मेटल है ना वो ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। इन दोनों प्रोसेस से क्या रिजल्ट आता है, मेटल जो है ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम रिडक्शन ऑफ एयर, रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, यानी किसी भी तरीके से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन को इसमें जनरली दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला यूजिंग कोक, कोक कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन को हटा देता है, जो कि ऑक्सीजन को हटा देगा। मान लिया आपको ऑक्सीजन को हटाना है तो कोक मिक्स कर दो, कोक ऑक्सीजन को हटा देगा, कोक ऑक्सीजन को हटा देगा, ठीक है। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, कोई भी ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ले लेंगे, वो इस मेटल ऑक्सीजन को हटा देगा, वो ऑक्सीजन को हटा देगा। भाई ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन को उसके कंपाउंड से हटा देगा, ठीक है। ऑक्सीजन हट जाएगा, हमारे पास मेटल आ जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, हमारे पास मेटल आ जाएगा। फिर याद रखना मिड रिएक्टिव एलिमेंट के एलिमेंट में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, पहला रोस्टिंग या कैल्सिनेशन और दूसरा हमारा रिडक्शन, दूसरा हमारा रिडक्शन। ये याद रखना मिड रिएक्टिव एलिमेंट के लिए, मिड रिएक्टिव एलिमेंट, मिड रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, समझ आया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। भाई बहुत अच्छे तरीके से करना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद भैया कई बार आपको रिडक्शन के बारे में पूछना आता है, तो दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है, क्लियर विद इक्वेशन, इक्वेशन के साथ कोई दिक्कत होगी तो पूछना, ठीक है बच्चे। आगे एक सेकंड, हां इसमें एक थर्मिट, एक और रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक आयन रिएक्शन है, यहां पे ना आपको लिख रखा है, यहां पे क्या लिखा है, आयन ऑक्साइड हमारे पास, क्या है हमारे पास, आयन ऑक्साइड Fe2O3। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हीट कर रहे हैं। इससे क्या हो गया, आयन अलग हो गया हमारा, आयन हमारा अलग हो गया और हमारा एक एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट मिली बहुत सारी, और बहुत सारी हीट मिली, इधर देख सकते हो आप। तो ये देखो F, यहां पे क्या हुआ, एल्युमिनियम ने Fe को उसकी जगह से हटा दिया, एल्युमिनियम ने Fe को उसकी जगह से हटा दिया और अपना ऑक्साइड बन गया, AlO3 बन गया और Fe बेचारा अलग हो गया, Fe बेचारा, तो हमें जो मेटल चाहिए था वो अलग हो गया, हमें जो मेटल चाहिए था वो अलग हो गया। अब यहां पे बहुत सारी हीट रिलीज हुई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन द अबव रिएक्शन melted iron is formed and it is used to join rail tracks, this is called thermic reaction। अब भैया इस वाले रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी तो नहीं, इसमें क्या हुआ, ये सब बहुत सारी, इसमें जो आयन प्राप्त हुआ हमें, इसमें जो हमें आयन प्राप्त हुआ वो मेल्टिंग फॉर्म में प्राप्त हुआ, मेल्टिंग फॉर्म इन द सेंस पिघला हुआ प्राप्त हुआ। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं रेल की पट्टियों को छोड़ने के लिए,
भैया इस रिएक्शन में जो पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है उसको दो रेल की पटरी से, मान लो ये रेल की पटरी है, दो रेल की पटरी के बीच में उसको डाल दिया जाता है, इससे रेल की पटरी बिल्कुल बेंड हो जाती है, रेल की पटरी बिल्कुल बेंड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं थर्मिक रिएक्शन। थर्मिक भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बोलोगे भैया ने सही बोला था, थर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा देखते हैं भैया, भाई बैलेंस हम लोग कर लेंगे इधर तो अगले क्वेश्चन। हां मैं थर्मिक रिएक्शन बता रहा हूं, इस बार आपको थर्मिक रिएक्शन एक सेकंड बस, आप लोग एक बार इसको रिकैप करो एक सेकंड। हाँ देखिए अब थर्मिक रिएक्शन में क्या दिया, थर्मिक रिएक्शन में हमने देखा तो भाई यहाँ पर हमारे पास था Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड था भैया, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया। क्या करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी लोहे को हटाना है, मुझे आयन चाहिए, ये तो मेरा मेटल है ना, ये मुझे चाहिए, ये तो मेरे पास है ना, ये मुझे चाहिए, मुझे आयन को अलग करना है, अच्छा मुझे आयन से स्केल बनाना है, छोटे पिटाई करने के लिए मुझे आयन चाहिए, मुझे आयरन चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम आयन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ले आएंगे। आयन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है भैया, कोई भी एलिमेंट ले लो, हमने एल्युमिनियम ले लिया, क्या लिया एल्युमिनियम, और इनको मिक्स करके हीट करा, भाई लोहे का टुकड़ा ले, आयन ऑक्साइड का टुकड़ा ले लिया, उसमें एल्युमिनियम डाल दिया, गर्म करने लग गया दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हीट करने से क्या होगा, ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम जो है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हो जाएगा चल हट, क्या रहेगा चल हट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बेचारा आयरन अलग हो जाएगा, बेचारा आयरन अलग हो जाएगा, और एल्युमिनियम जो है इसके दोस्त के साथ दोस्ती करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, बहुत सारी हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, ठीक है। बेचारा आयरन नकला हो गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया भैया, हमारा मेटल हमें मिल गया। और इस प्रोसेस में क्या होता है ना, इन दिस प्रोसेस आयरन is obtained in melted form, obtained in melted form, ये बहुत हीट यूज होता है, आयरन जो मेल्टेड फॉर्म में यूज होता है, and it is used to join railway tracks, और इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए करा जाता है, रेलवे ट्रैक्स। thus this reaction is known as थर्मिक रिएक्शन, और इसको थर्मिक रिएक्शन कहा जाता है भैया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बोलोगे हाँ भैया आपने सही बोला था, ये रिएक्शन आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार देखते हैं इस टॉपिक में कुछ छोड़ा तो नहीं है भैया। इस टॉपिक में हमने रोस्टिंग के बारे में पढ़ लिया, कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ लिया हमने, रिडक्शन के बारे में पढ़ लिया, कोक के बारे में पढ़ लिया, कोक को बेसिस के साथ लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, थर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप रिएक्टिव एलिमेंट, अब इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले टॉप रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। अब extraction metal the top of the activity signal, these metal have more effectivity for oxygen than carbon, अब for oxygen एक सेकंड। हाँ अब हम पढ़ रहे हैं टॉप रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था भाई, सोडियम, और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, सोडियम पोटेशियम, ये होता है ना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट भैया, तो इसका नाम है आपको सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अब भैया ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कैसे होते हैं भैया, ये तो ऑक्सीजन के साथ वर्गीकृत रिएक्ट करते हैं। हमने इनके बारे में एक बात पढ़ी थी, हमने इनके बारे में क्या बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously with air। हमने पढ़ा था भाई सोडियम और पोटेशियम जो है एयर के साथ बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, ये ब्लास्ट हो जाता है। ये कैसा हो जाता है भैया, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये इसको तो भाई ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, इसको तो ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सोडियम इज ऑब्टेन बाय। अब सबसे पहले इसमें एक बात जानेंगे आप लोग, हां इसमें एक बार यहां पे जाना, these metal have more affectionate for oxygen than carbon। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत बुरी तरीके रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन फॉर्म में पाए जाते हैं ये आपकी कार्बन फॉर्म में पाए जाएंगे, ये कार्बन फॉर्म में पाए जाएंगे, प्रॉब्लम है भाई, ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। तो इन रिएक्शन को कैसे भाई ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं कराएंगे।
अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे तो फट जाएंगे भैया, प्राप्ति नहीं होगी, फट जाएगा पूरा पूरा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी, ना इसमें कैल्सिनेशन होगा, ना इसमें रोस्टिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। आगे आगे, अब इनको कैसे निकाल, इनको गर्म नहीं कर सकते, मतलब इनको हीट नहीं कर सकते, इनको गर्म कर नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, हाँ भाई इनको गर्म नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का। भाई ये क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था बिजली ली थी, बिजली पास कराई थी, बिजली से निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, बिजली से, ठीक है, देखो कैसे बिजली से कैसे निकालेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। हाँ अब देखो, अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि भैया आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, आप समझ गए भैया इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन निकालेंगे, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वोल्टेज क्लोराइड। अब सबसे पहले इसमें सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, सोडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, sodium is obtained from electrolysis of molten chloride, molten chloride, या molten chloride मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लेते हैं उसको भैया इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसमें हमें निकलता है, इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट। आपको बोला गया NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड नमक, सोडियम क्लोराइड नमक, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कर देते हैं तो हमारा सोडियम बेचारा अलग हो जाता है, क्लोराइड बेचारा अलग हो जाता है, जुदा हो जाते हैं एक दूसरे से, जुदा हो जाते हैं, घर में पता चल जाता है। ओह सॉरी, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। अब as electricity is passed through the to the solution, metal get disposed at the cathode and non-metal at anode। अब आपको बोला गया है जब इसमें से भैया हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जब इसमें से हम बिजली पास कराते हैं, जब इसमें हम बिजली पास कराते हैं तो मेटल जो होता है वो किसके पास आ जाता है, भाई मेटल गेट डिकम्पोज एट कैथोड, मेटल जो होता है कैथोड के पास आ जाता है, एक्शन के पास आ जाता है, C4 कैथोड, C4 नॉन। अब नॉन मेटल किसके पास आता है भैया, नॉन मेटल आता है एनोड के पास, किसके पास, एनोड। आपको पता है मेटल जो होते हैं पॉजिटिव साइन वाले होते हैं, पॉजिटिव साइन वाले मतलब अच्छे बच्चे कौन होते हैं, सी नाम वाले अच्छे बच्चे होते हैं, और नॉन मेटल नेगेटिव वाले होते हैं, नेगेटिव मतलब कॉमन नहीं, भाई नेगेटिव पर्सन है तो नेगेटिव, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेटल किसके पास आते हैं, कैथोड के पास, नॉन मेटल किसके पास आते हैं, एनोड के पास। अब कैसे करते हैं देखो बच्चे, एट कैथोड, भाई कैथोड पे कौन कौन आएगा, पहले तो जान लिया आपने, कैथोड पे कौन कौन आएगा, ये कैथोड पे आएंगे हमारे सोडियम और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम वाले और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब सोडियम आएगा मेरे पास कैथोड पे, और एनोड पे क्या आएगा भैया, एनोड पे आएंगे हमारे क्लोराइन, क्लोरीन, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे भैया। तो आप याद रखना कैथोड के पास क्या आता है, एनोड के पास क्या आता है, इसको क्वेश्चन जल्दी पूछ लिया जाता है, ध्यान ये हमें देख लेना भैया। यहाँ पे बोला गया है दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखो कैथोड के पास सोडियम के सिंगल एलिमेंट्स आते हैं, कैथोड के पास सोडियम के सिंगल एलिमेंट आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन आता है नेगेटिव साइन वाला, तो ये प्लस माइनस आपस में रिएक्ट होके सोडियम जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। इसके बाद एनोड के पास क्लोरीन आते हैं, दो की संख्या में, और दो इलेक्ट्रॉन, दो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, तो आपको जरा देखिए, ठीक है ठीक है। अब आगे, अब जो आपको सीख समझने वाली चीज है, तो इस तरीके से एक बार जो पहले इसको दिखाई देती है, इसको हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, भैया इसको ऑक्सीजन की फॉर्म में प्राप्त करना संभव नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का ब्रदर से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन का ब्लास्ट हो जाता है भैया, ठीक है। तो इनको प्राप्त करने के लिए भैया हम हीट नहीं कर सकते, इनको भाई हीट करने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो हीट नहीं दे सकते इनको, तो हीट की बजाय क्या करते हैं भैया, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक, भाई हीट नहीं दे सकते तो बिजली देंगे, हीट नहीं दे सकते तो बिजली, भाई इलेक्ट्रिक से तोड़ेंगे इसको। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कहां से मिलता है हमें, तो सोडियम भैया याद रखो सोडियम, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम प्राप्त करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड भैया बिजली पास करा देते हैं, तो ये बेचारे अलग अलग हो जाते हैं घर में, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। अब भैया जो मेटल जो होता है वो कैथोड के पास आता है, नॉन मेटल जो होता है वो एनोड के पास आता है। कैथोड के पास क्या क्या आता है, कैथोड के पास भी एक सोडियम आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एनोड के पास क्या होता है, दो क्लोराइड आ जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है दो, बस आपको ये बस यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड में बिजली पास करा के उसको अलग अलग कर दिया आप चीज, ठीक है। तो एक बार दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं, सामने की तरफ हमने भैया देख रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, भैया मेटल को कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, इसके हमने क्या क्या पढ़ा इनके बारे में देखते हैं। 1 2 3 नेक्स्ट, सबसे पहला हमने देखा भाई लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट,
लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को प्राप्त करना बहुत आसान होता है, हमने इसमें बस हीट करा था। क्या करा था? हीट। और इसके बारे में कुछ देखा था हमने, इसके बारे में कुछ देखा था हमने, एक बार चेक करते हैं। आ रहा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसमें हीट करा था। आगे इसको क्या करा हमने? हीट करा था। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे इसके बाद मिड रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में, मिड रिएक्टिव एलिमेंट में भैया हमने दो चीजें करी थी। पहला हमने कैल्सिनेशन करा था, कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग करी थी। इसके बाद हमने इसको रिडक्शन करा था, रिडक्शन क्या करा था? ठीक है। इसमें हमने भाई हीट के साथ साथ हमने कौन कौन देखे थे? इसमें हमने मरकरी के बारे में देखा था और कॉपर के बारे में देखा था। हमने इसमें एक चेन पढ़ी थी कि भैया सल्फाइड फॉर्म पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज होती है, फिर मेटल फॉर्म में चेंज होती है, फिर मेटल प्योर होता है। हमने इसके बारे में यहाँ पे ये पढ़ा था। मिड रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में पढ़ा था और हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा भैया? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है इसमें हमने देखा भाई ऑक्सीजन का रिएक्ट तो नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करा सकते, ऑक्सीजन का रिएक्ट करोगे फट जाएंगे। ठीक है ठीक है, मतलब फट जाएंगे ऑक्सीजन का रिएक्ट करके। तो हम भाई क्या करते हैं इसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं? NaCl का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, बेचारे Na और Cl माइनस टूट जाते हैं। कैथोड के पास जो आता है वो क्या आता है? कैथोड के पास भैया Na आता है और एक इलेक्ट्रॉन आता है। एनोड के पास क्या आता है भैया? दो क्लोराइड आते हैं और दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों का तीनों कर चुके, तीनों का समझ आ रहा है? एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और बचा है हमारा, फिर फिनिश। हाँ आगे देखेंगे ये रिफाइनिंग, हाँ ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहले यहाँ देखते हैं भैया एक बार इतना